सहरम छात्रों, गलता लोहा कहानी का भाग 4 लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। और छात्रों, आज जो पाठ के जो प्रश्न हैं वो हम हल करेंगे और प्रश्नों को ही आज हम देखेंगे। मैं पूरी कहानी आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज प्रश्नों को हम हल करेंगे कि वास्तव में कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं वो कौन से हैं। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र किया गया है। तो ये क्या है? जब मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने धनराम को पूछा कि 13 का पहाड़ा सुनाओ। बहुत प्रयास करने के बाद भी धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। उसके पश्चात मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने अपने जवान के चाबुक चलाए और कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसलिए विद्या का ताप कहाँ से लगेगा रे। और इस तरह से बचपन से ही धनराम भी अपने पिता की सहायता करता था लोहार के काम में। कभी धौंकनी जलाना, कभी धीरे धीरे हथौड़ी उठाना, और हथौड़ी से किस तरह से वो घन चलाने लग गया ये उसे पता भी नहीं चला। तो इस प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र हुआ है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? क्योंकि दोनों बचपन से ही मित्र थे, बचपन में ही एक साथ बैठते थे। धनराम नीची जाति का था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। इसलिए धनराम को बचपन से ही उसके मस्तिष्क में ये भी बैठा था कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो कोई बड़े आदमी बनेंगे, और जो धनराम है वो निम्न जाति का है, साथ में वो होशियार भी नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। और मोहन पर उससे बड़ा बड़ा विश्वास था क्योंकि मोहन पढ़ने में तेज भी था। साथ में स्कूल का मॉनिटर उसे बनाया गया था। मास्टर साहब उस पर बहुत विश्वास करते थे। इसलिए धनराम को बचपन से ही ये धनराम के मन में बैठ गया था कि मोहन बड़ा होकर कुछ बड़ा ही काम करेगा और धनराम जो है वो अपने पिता का लोहार का काम संभालेगा। इसलिए वो अपना प्रतिद्वंदी उसे नहीं मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है? जब शहर से लौटकर धनराम आता है, मोहन आता है, और किस तरह से एक हांसुए पर किस तरह से वो धार लगाने के लिए धनराम के ऑफर में पहुंचता है और धनराम के ऑफर में रखे कंटर पर बैठ जाता है। पहले तो ये चीज़ उसको धनराम को आश्चर्य लगा कि किस तरह से ब्राह्मण टोली के लोग यहाँ पर ऑफर में नहीं बैठते। फिर भी मोहन आकर बैठा। मोहन गौर से धनराम को देख रहा था। धनराम एक लोहे की छड़ को एक गोलाकार नहीं दे पाया तो उसने हथौड़ा छीना और नपी तुली चोट मारकर धौंकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और उसे गोलाकार दे दिया। तो मोहन के पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद भी इस निम्न जाति का काम करना, निम्न जाति के टोले में आना धनराम को कुछ आश्चर्यचकित लगा। और फिर धनराम इधर उधर शंकित दृष्टि से देखने लगा कि किसी और ने तो नहीं देखा। तो धनराम को मोहन के इस व्यवहार पर आश्चर्य था। मोहन ने लखनऊ आने के बाद किस समय से लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय बनाया? आंसर क्या होगा? मोहन बचपन से बहुत बुद्धिमान था, होशियार था। गांव में वो बहुत पढ़ने में तेज था। मास्टर साहब को भी मोहन पर बहुत विश्वास था, परंतु शहर जाकर सब कुछ अलग हो गया। शहर जाकर ये घरेलू नौकरों की तरह मोहन रहने लग गया। किस तरह से वहाँ पर उसने हाथ का काम सीखा और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लग गया। जो एक मेधावी छात्र गांव का था वो शहर जाकर मात्र एक घरेलू नौकर की तरह रह गया। इसको एक नया अध्याय लेखक ने गाया। मास्टर तिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा है? जब धनराम ने बार बार 13 का पहाड़ा रटने के पश्चात भी 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाए तो फिर मास्टर साहब ने क्या कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। और यही बात व्यंग्य वचनों का जुबान को चाबुक कहा गया है। वास्तव में छात्रों, आपको पता है कि चमड़ी का चाबुक होता है और वो हमारे शरीर को कष्ट देगा तो वो घाव भी भर जाते हैं, परंतु जो जबान के चाबुक वचन, कटु जो वचन होते हैं वो हमारे मन को क्या करते हैं? दंड देते हैं, मन को हमारी चोट पहुंचाते हैं जिसे हम आसानी से नहीं भूल पाते। इस बात को जबान का चाबुक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरादरी की यही सहारा होता है? किसने किसे कहा बिरादरी का यही सहारा होता है? मोहन के पिता ने रमेश से कहा।
किस प्रसंग में कहा? मोहन की पढ़ाई की चिंता के प्रसंग में कहा। किस आशय में कहा? और आशय क्या था कि वह रमेश के प्रति आभार प्रकट कर रहे थे, और मोहन जब रमेश ने कहा कि हाँ मेरे साथ वो चला जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक लोग ही दूसरे लोगों की मदद करते हैं, बिरादरी के लोग। क्या कहानी का यह आशय स्पष्ट हुआ? तो कहानी का यह आशय बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि रमेश शहर तो ले गया मोहन को, परंतु वहाँ पर एक घरेलू नौकरों की तरफ से बनाकर छोड़ दिया। और जितने भी जो मोहन के प्रति, मोहन के अंदर जितने भी क्या थी, जितनी भी खूबियाँ थी वो सब शहर जाकर समाप्त हो गई। तो ये मोहन का शोषण रमेश और उसके परिवार ने किया, और एक विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया, और वो अंत में बेरोजगार हो गया। तो ये कहानी का जो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक सर्जक सी चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया। किस प्रसंग में कहा गया? जब मोहन एक हंसुए को धार लगाने के लिए कहा गया। धनराम के ऑफर में गया और वहाँ बैठा रहा घंटों। जब धनराम एक गोल आकार एक लोहे की छड़ को नहीं दे पा रहा था, तो उसने किस तरह से उसको गोल आकार दे दिया। तो यह पात्र विशेष किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? तो ये पात्र विशेष उन चारित्रिक पहलुओं को विशेष करता है कि मोहन के अंदर कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं है। वह पुरोहित का पुत्र है, और परंतु वो अपने बचपन के दोस्त धनराम को मिलने उसके ऑफर में जाता है, और साथ में ये बेरोजगारी को भी दर्शाता है। वह अपने मित्र से काम न होने से उसकी सहायता करता है और उसका काम पूरा करता है। पाठ के आसपास छात्रों आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा दूँ। गलतलवा कहानी के अंत में खास तरीके से होना चाहिए। क्या कहानी का अंत कोई अन्य तरीके से भी हो सकता है? तो कहानी का अंत कुछ भी हो सकता है कि किस तरह से मोहन ने लोहार का काम अस्थायी रूप से किया या नहीं किया। कहानी के अन्य तरीके से अंत ये भी हो सकता है कि शहर से लौटकर हाथ का काम करना शुरू कर देता मोहन। मोहन के बेरोजगार को देखकर धनराम उस पर व्यंग करता। मोहन के माता पिता रमेश से झगड़ा करते। ये इस तरीके से कहानी का अंत भी हो सकता था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा भाषा की बात में पहला प्रश्न हल कर लेती हूँ। धौंकनी का प्रयोग क्या होता है? एक पाइप की तरह धौंकनी होती है, और वो आग जलाने के लिए उसमें फूंक मारकर आग जलाने के लिए प्रयोग होता है। दराती घास काटने के लिए, खेतों में फसल या घास काटने के लिए। संडसी किसी भी गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए संडसी, जैसे हम किचन में एक चिमटे का प्रयोग करते हैं वैसे ही संडसी भी होती है। आफर भट्टी या लोहार का काम, जहाँ पर होता है लोहार का दुकान। हथौड़ा अर्थात गर्म लोहे को छोड़ देने वाला एक औजार, जिससे वह सही आकार पकड़ सके। नीचे के क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे, और आपको स्वयं से करना है। बूते का प्रयोग पाठ में 3 स्थानों में हुआ, ये मैं समझा देती हूँ। बूढ़े वंशीधर के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। तो पहले में क्या है? कैपेसिटी है, कि क्योंकि बूढ़े वंशीधर की अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह अब खेती बाड़ी का काम कर सके। दान दक्षिणा के बूते वह अपने परिवार का आधा पेट का भर रहे थे। तो दान दक्षिण के कारण, यहाँ पर बूते करते के कारण। सीधी चढ़ाई चढ़ना पुरोहित के बूते की बात नहीं है। पुरोहित की मतलब जो पहाड़ों में जजमानों के घर जब पंडित जाते थे, तो अब उनकी बस की बात नहीं है। मतलब उनके अंदर अब उतनी क्षमता नहीं है कि वो यजमानों के पास जाएं और पहाड़ को चढ़ें। बाकी क्वेश्चन छात्रों आपको स्वयं से करना है। एक क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मोहन थोड़ा दही ले आओ, मोहन ये कपड़ा धोबी को दे दो, मोहन 1 किलो आलू ला दो। तो इसमें अगर आप सर्वनाम का प्रयोग, आप सर्वनाम नाम का उन्हें दोबारा लिखिए, तो आप थोड़ा दही ले आओ, आप कपड़े धोबी को दे आओ, आप 1 किलो आलू ले आओ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो छात्रों कुछ अन्य प्रश्न भी इस प्रकार से बन सकते हैं कि मोहन के पिता के जीवन संघर्ष पर टिप्पणी कीजिए। मोहन के पिता ने पुरोहिती का काम किया, बहुत दूर दूर तक वो पैदल अपने यजमानों के पास जाते थे। यजमान भी थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देते थे। जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया अपने बेटे से। उन्हें एक उम्मीद थी, परंतु वो भी पूर्ण नहीं हुई।
कहानी में सामाजिक परिस्थितियाँ बताइए। चित्रित सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हैं? जातिगत आधार पर भेदभाव है। ब्राह्मण टोले के लोग अपने आप को बड़े समझते हैं। शिल्पकार टोले के यहाँ आते जाते नहीं हैं। और शिल्पकार टोले के यहाँ उनका आना जाना क्या है? मर्यादा के विरुद्ध है। परंतु मोहन ने अंत में ऐसा नहीं किया। वंशीधर को धनराम के शब्द क्यों कचोटते हैं? क्योंकि धनराम ने जब वंशीधर अर्थात मोहन के पिता को पूछा कि अब लला तो कोई बड़े आदमी बन गए होंगे, तो ऐसी झूठी तारीफ वंशीधर ने कर ली, परंतु अपने दांतों तले उन्होंने क्या दबाया? दांतों तले घास का तिनका दबाया और झूठ मूठ बोल दिया कि हाँ धनराम मोहन कोई बड़ा अफसर बन गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। और ये वास्तविकता वंशीधर को पता थी। बहुत अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते थे कि शहर भेजकर बेटे को क्या उन्होंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। सो छात्रों, ये थी कहानी गलता लोहा। आशा है आप सभी को समझ में आ गई होगी। नोट्स मैं आपको भेज दूंगी, आपको प्रॉपर नोट करने हैं और बहुत जल्दी ही लाइव सेशन भी हम ले रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।